100% लिखी है यस मैंने, सर। 100%। ओके। ठीक है। हाँ भाई, सरफेस केमिस्ट्री सिंपल डील किसको कर रही है? सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन्स। पहली बात तो समझ में आ रही है। यस। चलो दूसरी बात, जहां दो फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में नहीं है, जहां दो अलग अलग फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में है, उसको आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्या बोलते हो? इंटरफेस। इंटरफेस। ठीक है ना। दूसरी बात, जहां लिक्विड और गैस है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ना, या तो हम हाइफन लिख देंगे, ठीक है, या फिर हम क्या लिख देंगे उसकी जगह पर? कोमा लिख देंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना बच्चा। कि जहां दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट एक दूसरे के टच में है ना, उसको इंटरफेस बोलना है। अगर वो लिक्विड गैस है तो उसके बीच में या तो आप हाइफन शो कर दो या आप स्लैश लिख दो। ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का तरीका है। यस। सरफेस रिलेटेड फिनोमेना आपके पास तीन है, एक है एडजॉर्प्शन, दूसरा कोलोइड, तीसरा कैटालिसिस। ठीक है जी। एडजॉर्प्शन, कोलोइडल और कैटालिसिस। एक छोटा सा काम कर लेना भाई, जैसे ही मैं आप ये क्लास खत्म हो ना, अगर नोट्स मंगवानी हो हेलो लिख देना। मैंने आपकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट खत्म कर दी थी, ठीक है, क्योंकि उसमें दो चार पांच लोग ऐसे थे मेरे को पता ही नहीं था क्लास में बैठते कि नहीं बैठते। अब जो जिसको चाहिए होंगे ऑथेंटिकली मेरे को हेलो लिख देना, मैं वापस नई नहीं बनाऊंगा तुम लोगों की, इंडिविजुअली भेजूंगा। एडजॉर्प्शन, कोलोइडल और कैटालिसिस। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम किसका शुरू कर रहे हैं जी हम लोग? एडजॉर्प्शन का। क्लियर। उसमें आप समझ लो, गैस गैस की कभी भी, यार गैस गैस है आपके अराउंड देखो ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई अलग अलग लेयर थोड़ी है। अभी आसपास देखो अपने झांक के, कोई ऐसे थोड़ी ऑक्सीजन नाइट्रोजन की अलग अलग लेयर बन रही है, इंटरफेस बन रहा है। तो उन्होंने ऑलवेज होमोजिनस सॉल्यूशन बनाना है। पीछे चैप्टर था हमारे पास सॉल्यूशन, हमने सीखा था कि लिक्विड लिक्विड हो, लिक्विड सॉलिड हो, लेकिन गैस गैस सॉल्यूशन बन सकता है, ऑलवेज होमोजिनस होएगा, ऑलवेज होमोजिनस। उसमें कोई अलग से, उसमें के अलग से हमें लेयर इंटरफेस दिखने वाली नहीं है। ठीक होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब उसने कहा जी इसकी जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है इसकी, वो 10-12 मोलिक्यूल, क्लियर, 50 मोलिक्यूल, 500 मोलिक्यूल, 5 लाख मोलिक्यूल, मतलब इस इंटरफेस में मोलिक्यूल्स का नंबर बड़ा कम होता है। ठीक है, तो थिकनेस फ्यू मोलिक्यूल्स की है इसकी। एरिया, एरिया सिंपल सी बात है, अगर कोई मोलिक्यूल लार्ज होएगा, फुटबॉल बड़ी है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, छोटी है तो सरफेस एरिया कम है। उसमें तो मुझे लगता नहीं कोई बहुत खतरनाक बात जो आपको समझ में ना आए। लो जी, एडजॉर्प्शन शुरू कर रहे हैं। एडजॉर्प्शन क्या हुआ जी? सरफेस रिलेटेड फिनोमिनन है। इसके अंदर एक तो होएगा एडजॉर्बेट। क्यों करो, सिलिका जेल के बारे में सोचो, नहीं सोच पा रहे, चोक के बारे में सोचो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, चोक का नाम तो सुना होगा, चोक का। यस सर। यस। चलो बहुत अच्छी बात है। तो चोक को इंक में डाल लो, वो जो चोक है यस ना, सर। उसके बाद उसको तोड़ दो। तो आप सरफेस देखोगे, से ही करना हाँ है। वो देखोगे आप, जो इंक है ना, रेड ब्लू ग्रीन जो भी है, वो सरफेस सरफेस पे एक्यूमुलेट कर गई। तो वो यस जो आपका चोक है ना, वो आपका एडजोर्बेंट है, और जो इंक है ना, इंक, वो एडजोर्बेट है। तो गेट्स एडजोर्ब्ड, एडजोर्बेट है। और जो सरफेस प्रोवाइडर है लाइक सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, चारकोल, ये सारे के सारे आपके कौन है जी? ये सारे के सारे आपके, सारे के सारे आपके एडजोर्बेंट है। ठीक है। कभी तुमने वो अपनी पानी की बोतल, स्कूल जाते थे जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे, बैग पीछे टांग के, क्लियर ना, दो चोटियां जी बना सर। के या फिर अच्छी सी एक यूनिफॉर्म के अंदर, तो आपके वो बोतल के अंदर एक छोटा सा पाउच पड़ा रहता था, अगर आपने यस कभी सर, देखा हो। सिलिका जल का। यस सर। वो सिलिका जेल का है। ठीक यस। है। या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस आते हैं ना, उसमें भी सिलिका जेल का पाउच पड़ा रहता है। उसका काम होता यस। है एडजॉर्प्शन करना, मॉइस्चर। एडजॉर्प्शन, मॉइस्चर को एडजॉर्ब करना। ठीक है जी। तो ईएनटी मतलब सरफेस प्रोवाइडर, ए टी ई, एट मतलब जो एडजॉर्ब हो रहा है। इतनी सी बात थी बस इसमें। लो जी, जितना भी ये आपका सिनॉप्सिस का मटेरियल है ना, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसलिए ना आपको बड़ा आसान रहेगा इसको पढ़ना। और जैसे आपके पास नोट्स पहुंचेंगे, आधा घंटा लगाना, खट 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 लिख डालना, सारा सारा समझ में आ जाएगा। चलो जी, अगर नहीं लिखना तो इससे रिवाइज कर लेना, टाइम बचाना चाहते हो तो, जैसे आपकी इच्छा हो, चॉइस आपकी है। सुनो, अब उसने कहा जी एडजॉर्प्शन की वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन। हमें एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करना है, हमें एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो मैंने कहा जी बड़ी सिंपल सा रीजन है इसका, क्लियर। वो है या तो रेजिडुअल फोर्सेज है। अब मैं आपको ना आपकी फिजिक्स में लेके चलता हूं, कोई डेप्थ वाली फिजिक्स नहीं, सिंपल वाली फिजिक्स, जिसमें आपने सरफेस टेंशन पढ़ा हुआ है, सरफेस टेंशन।
Yes. टेंशन हमेशा सरफेस पे होती है ना, कभी बल्क में टेंशन थोड़ी होती है। तो यूं सोचो कि आपके पास एक कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है जी। अब लिक्विड के बिल्कुल बल्क में आ जाओ, बिल्कुल अंदर आ जाओ, तो वहां तुम्हें पता चलेगा कि वो सेम टाइप के पार्टिकल से सराउंडेड है, सेम Yes. टाइप के पार्टिकल से सराउंडेड है। और सेम टाइप के पार्टिकल से सराउंडेड होने की वजह से उस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो गया। लेकिन जो सरफेस है ना पुत्र, सरफेस सरफेस सरफेस, उस सरफेस पे जो मोलिक्यूल है उसके ऊपर तो गैस है और नीचे लिक्विड है, तो उस पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। अब वो Yes. उस नेट फोर्स को जीरो करने के लिए जो भी इसके टच में आ रहा है ना, उसको रिटेन 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 रिटेन, वो जो रिटेनिंग प्रोसेस है टूवर्ड्स द नेट फोर्स जीरो, वो जो रिटेनिंग प्रोसेस है टूवर्ड्स द नेट फोर्स जीरो, बस उस पूरे प्रोसेस को, उसी रिटेनिंग को आपने एक नाम दे दिया है एडजॉर्प्शन। उसी को आपने एक नाम दे दिया है एडजॉर्प्शन। समझ गए मेरी बात? देखो ये Yes, मैंने sir. सरफेस दिखाई है, सरफेस पे मोलिक्यूल दिखाया है, ये बल्क का मोलिक्यूल दिखाया है। जो सरफेस का मोलिक्यूल इस पे एफ नेट नॉन जीरो है, तो इसके टच में जो भी आएगा उसको वो रिटेन करने की कोशिश करेगा, द सबस्टांस रिटेन्ड, तो एफ नेट क्या हो गया? जीरो। वो जो रिटेनिंग प्रोसेस है बस उसी का नाम आपने क्या रख दिया? एडजॉर्प्शन। अब दूसरी बात, या और क्या चीज हो सकती है? मैंने कहा जी अगर कोई मेरे पास केमिकल मटेरियल है तो उसकी फ्री वैलेंसीज भी इसकी वजह हो सकती है। तो कुल मिलाकर एडजॉर्प्शन का एक्सप्लेनेशन क्या है? एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिहेव लाइक अ सरफेस मोलिक्यूल ऑफ अ लिक्विड, these are not surrounded by atoms or molecules of the same kind or their kind। सरफेस वाले ना सब तरफ से अपने जैसे मोलिक्यूल से सराउंडेड थोड़ी हैं। these are not surrounded by atoms or molecules of their kind, therefore they have unbalanced or residual attractive forces on the surface। These unbalanced forces on the solid surface makes it quite reactive, gases or dissolved substances are attracted towards to and retained on the surface in order to satisfy the balanced forces। इम्बैलेंस फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जो इनके टच में आता जा रहा है उसको रिटेन 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 करे जा रहा है। बस उसी रिटेनिंग वाले प्रोसेस को आपने एक नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। तो अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एडजॉर्प्शन, तो बोल देना रेजिडुअल फोर्सेस, इम्बैलेंस्ड फोर्सेस और फ्री वैलेंसीज। Yes, sir. चलो जी, एडजॉर्प्शन के एग्जांपल बड़े आसान आसान से एग्जांपल है। एक कंटेनर लो, उसमें गैस भर लो 10 एटीएम, मतलब हाई प्रेशर पे, उसको चारकोल के टच में लेकर आओ, क्लियर, और फिर अचानक तुम्हारी जो प्रेशर गोज है ना उसमें तुम देखोगे प्रेशर डाउन चला गया। अब बोलोगे यार कोई गैस का लीकेज तो हुआ नहीं, मैंने तो चारकोल डाला था, पता नहीं क्या चक्कर हो गया। तो चक्कर तो एक ही हुआ है कि चारकोल की सरफेस पे गैसेस क्या हो गई हैं? एडजॉर्ब हो गई हैं। 2 साल पहले बच्चे मास्क नहीं समझते थे, अब तो मास्क सारी दुनिया समझती है। हर एक बंदे ने नहीं करते 15-20 मास्क लगा लिए होंगे पूरे सीजन में, बदल बदल के, क्लियर है। बॉयज ने कम लगाए होंगे, गर्ल्स ने तो मेरे ख्याल में कलर के अकॉर्डिंगली ढेरों लगाए होंगे। क्यों भी अवनीत, गलत बात है? Yes, sir. क्या तो गलत बात है? ओए आयुष, का तो गलत बात है। सर हमने तो 5 रुपए वाले लगाया बस। मैंने 1 रुपए वाला लगाया है, तू बात कर रहा है, दिखाऊंगी हमने ये 10 रुपए वाला एक लगाया सारा। ये मैं ये रहा ये रहा, ये देखिए रहा, मैंने लगाया। मेरे स्टूडियो में पड़ा हुआ है। अरे 10 रुपए नहीं नहीं, 1 रुपए का मिलता है ये, तेरे को 10 रुपए का देते होंगे, तू 10 ठगी, का मिलता है। तेरे से ठगी होती है। हैं? ये इकट्ठे मंगाओ ना, 100 तो 1-1 रुपए का मिल जाता है। यस सर। यस, तूने 1-1 खरीदा होगा, कंजूस आदमी है तो आयुष। वही कहता रहा हूँ, एक ही मास्क लाया सारे चीजें। पूरा 2 साल में ही नहीं सर, मैं कम ही लगाया। फिर धज्जियां उड़ गई होंगी उसकी तो बेचारे की। तो कुल मिला के 4 जो मास्क है ना, मास्क में ना अगर कोई प्रोफेशनल मास्क हो, अच्छा मास्क हो, ये तो हम सिर्फ चलान से बचने के लिए लगाते थे, क्लियर है। तो जो एक्चुअल मास्क है ना, जो पोल्यूशन के लिए मेनली लगाते थे पहले, तो उस मास्क के अंदर चारकोल रहता है, चारकोल। तो चारकोल ना जो गैसेस का लिक्विफिकेशन नेचर ज्यादा है, जिस गैस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेज ज्यादा है, जिस गैस का साइज बड़ा है, जिस गैस के अंदर मोलिकुलर वेट उनको जल्दी से एब्जॉर्ब करती है, और वो गैसें पोल्यूटेंट है लाइक SO2, SO3, NO2, जो एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ व्हीकल से बाहर आती हैं। तो मास्क लगा लो जब लगे पोल्यूशन ज्यादा है, क्लियर ना।
पोल्यूशन ज्यादा है। ऐसे आपको ढेरों ऑनलाइन मिलते हैं जो 250-250 रुपए का एक मास्क होता है, उसके अंदर चारकोल होता है एक्चुअल में। तो जब भी एयर आपको ब्रीथ करोगे अंदर जाएगी तो उसमें जो पोल्यूटेड गैसेज है ना उनको एब्जॉर्ब कर लेगा वो चारकोल। तो वही मैंने किया, एक कंटेनर लिया, 10 एटीएम पे कोई गैस भरी, चारकोल का टच दिया, प्रेशर डाउन, इट इज एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। दूसरा, मैंने एक फिर कंटेनर लिया, उसमें एक मिथाइलिन ब्लू ऑर्गेनिक डाई डाल दी, उसके टच में फिर चारकोल लेकर आया, ऑर्गेनिक डाई के अंदर जैसे ही मैंने चारकोल डाला उसका कलर डिसअपियर हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या चक्कर हो गया यार, ऐसा कुछ नहीं, चारकोल एब्जॉर्ब्स द कलर। ठीक है जी। सिमिलरली आपने कभी रोज शुगर देखी हो बिना रिफाइंड किए हुए? ऐसे कैसे हो सकता है यार, वो आप चलो ये गुड़ तो देखा होगा, जैगरी गुड़ तो Yes. देखा है, यस बस यूं मान के चलो कि वो रोज शुगर है। जितनी रिफाइनिंग 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 करवाते चले जाओगे उतना वो क्रिस्टल क्लियर और व्हाइट होती चली जाएगी। ठीक है, तो रोज शुगर कलर्ड है, क्लियर ब्राउनिश येलो कलर्ड है, लेकिन जैसे ही उसको एनिमल चारकोल या बोन चारकोल के टच में लेकर आते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ एडजॉर्प्शन। लखबीर तेरे घर पे कुछ हुआ? मेरे को ऐसे लगा तेरे घर पे कुछ हुआ। मुझे लगा तेरी मम्मी कह रही थी सारा दिन पढ़ता रहता मुंडा देख कितना कमजोर हो गया। हाँ सर। पक्का? चलो, अब मैंने एक आपको ये एग्जांपल दिया था, तब 2 चोटियां बना के आप स्कूल जाया करते थे, क्लियर ना? तो उसमें आप बोतल लेके जाते तो उसमें सिलिका जेल पड़ा रहता था, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल मॉइस्चर को क्या करता है, एडजोर। तो इन चारों एग्जांपल को खट से हम लोग 30 सेकंड में बोलते हैं। नंबर 1, pressure of gases decreases due to adsorption by the charcoal. Organic dye becomes decolorized due to the adsorption of color by the charcoal. Rose sugar becomes crystal clear white due to the adsorption of color by the bone charcoal, animal charcoal, and then moisture is adsorbed by the silica gel and moist gas changed to the dry gas। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली एग्जांपल्स को समझ गए तो ये सारी यही लिखे हुए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। तो इतनी ज्यादा पढ़ना ना पड़े तो साथ में इसके मैंने नोट्स तैयार कर दिए। आगे बढ़ते हैं जी। डिसॉर्प्शन सिंपल 3 वर्ड्स जिसका नाम ही डिजॉर्प्शन। डी का मतलब तो एलिमिनेशन होता है पुत्र जी। डी का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डीक्लोरिनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ क्लोरीन, एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई एलिमिनेशन ऑफ द एडजॉर्प्शन मतलब रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन इज नोन एज द डिसॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है उसके लिए टेबल बनी है और मैंने उससे भी आसान कर दिया। एडीएबी का डिफरेंस। एडी एडजॉर्प्शन सरफेस से रिलेटेड है, जबकि एब्जॉर्प्शन बल्क रिलेटेड है। पूरे मान लो आपके पास कॉटन फाइबर्स हैं, क्लियर, तो उसको रख दो पानी में, गीले हो जाएंगे सारे। तो पानी को उसने सोख लिया है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। और इनिशियली एडजॉर्प्शन होता है फास्ट क्योंकि सरफेस पे हो रहा होता है। जैसी सरफेस सेटिस्फाई हुई, जैसी फुली सरफेस एक्यूमुलेट हुई, धीरे 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 स्लो होता चला गया। इनिशियली ये फास्ट है, देन आफ्टर ये क्या हो जाएगा, स्लो। कौन, एडजॉर्प्शन। शुरू शुरू में Yes, फास्ट है, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, ये स्लो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एक्यूमुलेट हो गई है, क्योंकि सरफेस धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती जा रही है, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो। yes sir. लेकिन जो आपका एब्जॉर्प्शन है ना वो बल्क रिलेटेड है और वो यूनिफॉर्म रेट से चलता है, इसमें कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। Done. समझ गई बात को, Yes. या सदमे में हो? नो नो पक्का? यस ठीक है जी। लो जी, ये एग्जाम्पल था। और ये ना एक हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है ना 12th स्टैंडर्ड की, उसमें ये एग्जाम्पल नॉर्मली आपको मिलेगा। कहती जी एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन को अलग अलग तरीके से समझाने के लिए आपने एक ट्यूब लिया, एक ट्यूब पे आपने सिलिका जेल लगा लिया और दूसरे साइड में आपने कैल्शियम क्लोराइड लगा लिया। एक ट्यूब लिया आपने, ठीक है,
और उस ट्यूब के अंदर मोइस्ट एयर है, मोइस्ट एयर है। तो जो सिलिका जेल है ना, उसका करेक्टर है एडजॉर्प्शन का, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, उसका करेक्टर है एब्जॉर्प्शन का। ये तो CaCl2.6 वाटर ऐसे बनाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड का करेक्टर है एब्जॉर्प्शन का, जबकि सिलिका जेल का जो करेक्टर है वो है एडजॉर्प्शन का। ठीक है जी, चलो। अब उसने कहा जी इसकी एंथैल्पी समझनी है। एंथैल्पी मतलब ये कैसे प्रोसीड करता है। अब सोचो ना, आपने चोक लिया और इंक में डाल दिया, इंक एडजॉर्ब होनी शुरू हो गई। आपने कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो नहीं दी होगी मेरे ख्याल में ना, नो सर। No, sir. बस आप चोक इंक में लेकर गए, इतना करना पड़ा वैसे ना। अब चोक अलग पड़ा, इंक अलग पड़ी है, तो एडजॉर्प्शन थोड़ी हो जाएगा। इंक में डालना पड़ेगा ना चोक को, तो प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर आप समझते हो डेल्टा जी नेगेटिव को, तो यस। डेल्टा जी नेगेटिव का Yes. मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, Yes. Yes, sir. वो प्रोसेस जो अपने आप हो, वो प्रोसेस जो Yes. अपने आप हो। अब जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। 99.99% जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक है। 99.99% एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। 99.99% एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है। 99.99%। तो डेल्टा एच तो नेगेटिव हो गया। और अगर आपको कहीं पुराने कोई चैप्टर याद आ जाए, अगर पुराने कोई चैप्टर याद आ जाए, तो आपको पता होएगा एवरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एट लो टेम्परेचर। हाँ, एट द लो Yes. टेम्परेचर। ठीक होगी बात। मान लो मैंने आपको एक बात बताई, क्या, कि जब भी आप NaOH को पानी में डालो, चैप्टर का नाम मुझे याद आ रहा है सॉल्यूशन, NaOH को पानी में डालो तो ना टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, प्रोसेस Yes. एक्सोथर्मिक है। और घोलना है, फॉरवर्ड लेके जाना है, तो उसमें आइस क्यूब्स डाल दो या उसको ठंडा करना, ठंडा पानी डाल दो उसके अंदर, और ज्यादा घुल जाएगा वो। एवरी एक्सो इज सपोर्टेड बाय लो टेम्परेचर। अब सुनो, तो हुआ क्या जी, डेल्टा जी को नेगेटिव लाना है, क्योंकि अपने आप हो रहा है, हमने तो कुछ किया नहीं। डेल्टा एच नेगेटिव है ही बाय डिफॉल्ट। और फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सुना होगा आपने, थर्मो चैप्टर 11th क्लास में यस था। सर। Yes. और डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव है ही बाय डिफॉल्ट, और डेल्टा एच भी नेगेटिव है। तो ऐसा क्या हो कि हमारे पास कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो मैंने कहा जी टी की वैल्यू को, ध्यान से सुनो, लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि गैस जैसे जैसे एडजॉर्ब होती जा रही है ना, वैसे वैसे स्पॉन्टेनिटी। वैसे 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 उसकी एंट्रोपी घटती जा रही है। यस सर। तो इसका मतलब डेल्टा एच तो, डेल्टा एस एस एंट्रोपी तो नेगेटिव हो गई। यार ये तो पंगा हो गया। एंट्रोपी अगर आपके पास नेगेटिव है, सुनो ना, ध्यान से सुनो, ये आपका एडजॉर्बेंट था, ये आपका एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट जाकर इस पर एडजॉर्ब हुआ, तो रैंडमनेस क्या हो गई, कम हो गई। देखो जी, रैंडमनेस कम हो गई, और जैसी रैंडमनेस कम हुई, डेल्टा एस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये तो पंगा हो गया भाई। सिंपल सोचो ना, कि अगर चोक पे इंक जाकर एडजॉर्ब हो गई तो एंट्रोपी में कमी हुई, लेकिन ये यस तो सर। पंगा हो गया। ये तो पंगा हो गया। पंगा क्या हो गया कि अगर एंट्रोपी नेगेटिव, तो यहां प्लस का साइन आ गया। अब इसको नेगेटिव लाने की सारी जिम्मेवारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टी पे आ गई। एंथैल्पी। एंथैल्पी भी तो है ही बच्चे, एंथैल्पी हमारे यस कंट्रोल में नहीं है ना पुत्र। यस यस। एंथैल्पी तो जो रिएक्शन की होएगी होएगी। जो हमारे कंट्रोल में है वो पता है कौन है, टेम्परेचर है, जिसको हम लो टेम्परेचर। हाई हाई लो रख सकते हैं। तो अब यस। आपने अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, ये बोलकर कि जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इफ यू वांट टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड, यू शुड गो फॉर लो टेम्परेचर। यस। अगर आप किसी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, जो कि एक एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल आपके सामने आई गया है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हो, तो आपको इसका टेम्परेचर कम ही रखना पड़ेगा। यस। Yes. Yes. अब एक थोड़ी सी मेहनत कर लो, इस पेज को एक बार ना हल्का सा रिवाइज मार लो। हेडिंग थी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, हेडिंग थी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। डन सर। पक्का? यस। Yes. यस।
जपनूर समझा रही है इस सारे को ना। सर ये अभी भी आप चेक कर रहे हाँ जी, जो एडजॉर्प्शन की एंथैल्पी इसको समझाना है आपने मेरे को। हैं सर जब एक सब्सटेंस एक उसके ऊपर मतलब एक एब्जॉर्बेंट एक एब्जॉर्बेट के ऊपर मतलब उसके सरफेस पे जब एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और थोड़े से उसको फेवर वर्ड्स बदलने हैं, तुम बिल्कुल सही जा रही हो, बस तुम ए बी को एडी बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल में सब बच्चों को एब्जॉर्प्शन ही सुन रहा होगा ना। यस इसको एडजोर्बेंट बोलना है, एडजोर्बेंट। चलो वापस स्टार्ट करो, अच्छा बोल रही हो। सर जब एक एड सर एडी बोलूं तो ठीक चलेगा चलेगा चले चलेगा चलेगा। जब एक सर सब्सटेंस जब एडी सब्सटेंस के ऊपर एब्जॉर्ब उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसीड होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर में ज्यादा फेवर करता है। क्योंकि इसमें एक काउंटर रिएक्शन हो गया, काउंटर एक्शन हो गया। वो पता है कौन सा था? एंट्रोपी इसकी नेगेटिव हो गई, उसने सारा का सारा कबाड़ा करके रख दिया। डेल्टा एच नेगेटिव था, अगर डेल्टा एस भी नेगेटिव हो जाता तो बल्ले बल्ले हो जानी थी, लेकिन डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाता। डेल्टा एस ने नेगेटिव होकर सारा गड़बड़ कर दिया। और तो बस रैंडमनेस भी हाँ, डिक्रीज हो जाता रैंडमनेस डिक्रीज कर गई, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया तो उससे साइन पॉजिटिव बन गया। अब डेल्टा जी को नेगेटिव लाने की सारी जिम्मेवारी किसके पास चली गई है? टी के पास। क्योंकि डेल्टा एच तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते ना, वो तो रिएक्शन ने रिलीज करना है, तो प्रोसेस ने रिलीज करना है। बोलो भाई। यस सर। है। यस सर। चलो, अभी ना एडजॉर्प्शन के दो टाइप आ रहे हैं आपके पास। एक है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा है केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन बोलोगे और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन बोलोगे। ठीक है भाई। अब थोड़ा सा मैं हेमल से बात करता हूं। हेमल, पीछे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन एक्सप्लेन करना। यस सर। सर जो एब्जॉर्बेंट होता है तो उसकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो हर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो सर लो टेम्परेचर के कारण उसकी एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए डेल्टा एस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब हरमिलन को समझाना है थोड़ा सा टच करते हुए। सर हम्म। सर जब एब्जॉर्प्शन होती है तब एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है। इसकी उल्टा एंथैल्पी जो इसकी एंट्रोपी है वो भी नेगेटिव होती है, इसलिए रिएक्शन अच्छे से नहीं होता। मतलब टू प्रोसीड द रिएक्शन टेम्परेचर हमें लो करना पड़ता है ताकि वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके तो रिएक्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है जी, अब सुन लो ध्यान से। जनरली नहीं, 99.99% बात बोलो तो कुछ बुक्स तो ऑलवेज ही लिख के चली जाती है, एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इज नेगेटिव and the adsorption is by default spontaneous, but due to the adsorption entropy of the phenomenon is decreases delta S negative. If you want to proceed the reaction spontaneously, delta G को नेगेटिव ही रखना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही इलाज बचता है, सिंगल ट्रीटमेंट, टेम्परेचर शुड बी लो। तो इसीलिए एडजॉर्प्शन फेवर्ड बाय द लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। अगर अब क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। यस चलो, एडजॉर्प्शन के दो टाइप है, एक का नाम है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरे का नाम है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है जी, एक का नाम है फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरे का नाम है केमिकल एडजॉर्प्शन। देखो, फिजिकल में ना सिंपल वेंडरवाल फोर्सेस लगेंगे और कोई भी वही चोक इंक वाला एग्जांपल, सिलिका जेल पानी वाला एग्जांपल, चारकोल गैस वाला एग्जांपल, क्लियर है। बोन चारकोल और तुम्हारे रोज शुगर के कलर का एग्जांपल, वो फिजिकली एडजॉर्ब हुए हैं और कभी भी किसी भी मौके पे वो डिसॉर्ब हो सकते हैं। वीक वेंडरवाल फोर्सेस बनेंगे, 20 से 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी, बस इतना सा काम है। लेकिन अगर परमानेंट बॉन्ड बन जाए और एनर्जी 80 से 240 किलो जूल पर मोल रिलीज हो जाए, 80 से 240, 80 से 240 किलो जूल पर मोल रिलीज हो जाए, तो उसको बोल देते हैं आप लोग केमिकल एडजॉर्प्शन।
if the process takes place due to the weak van der Waals forces, तो उसको आप बोलते हो physical adsorption. If the chemical bonds are formed in between the adsorbate and adsorbent, तो उसको बोलते हो आप लोग chemical adsorption. सुन पा रहे हो? Yes. Yes. Yes, चलो ये sir. तो बहुत ही अच्छी बात है. तो इस फोटो को देख लो, आगे मैं इसके एक्सप्लेनेशन डिफरेंसेस समझा देता हूं आपको, ध्यान से सुनना और समझना. पहली बात, इसमें वीक वैन डर वाल फोर्सेज है, दूसरे में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डेड है, बॉन्डिंग है. पहले वाले में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 20 से 40 किलो जूल हो रही है, ठीक है जी. और नंबर 2 पे मैंने x बाई एम लिखा है, तो इस x बाई एम को भी सुन लो और समझ लो. x न्यूमरेटर में एडजोर्बेट की ग्राम्स क्वांटिटी है, एडजोर्बेट जो एक्यूमुलेट हुआ है, और दूसरा सरफेस प्रोवाइडर है, एडजोर्बेंट है. जो न्यूमरेटर में लिखा है वो एडजोर्बेट है इन ग्राम्स, और जो m लिखा है वो एडजोर्बेंट है Yes. इन ग्राम्स. तो x बाय m जो लिखा गया, x बाय m जो लिखा गया वो एग्जैक्टली क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को एक्सप्रेस कर रहा है. तो आगे से कभी भी कोई आपको x बाई एम लिखकर दे दे इस चैप्टर में x बाई एम, तो खट से समझ जाना ये एडजॉर्प्शन की क्वांटिटी को, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को, कितना क्वांटिटी ग्राम्स ऑफ द एडजोर्बेट एडजोर्बेंट पे एडजोर्ब हुआ उसको इंडिकेट कर रहा है. मान लो x बाई एम बढ़ गया तो क्या सोचता है लखवीर कि एडजॉर्प्शन बढ़ेगा कि घटेगा? x बाई एम बढ़ गया, बढ़ेगा. बढ़ेगा. परफेक्ट है, ठीक है ना. तो x बाई एम मास ऑफ द एडजोर्बेट डिवाइडेड बाय x बाई एम मास ऑफ एडजोर्बेंट, और ये टेम्परेचर का इनवर्स अभी तो बताया था, टेम्परेचर का इनवर्स है. क्यों भाई? Yes, sir. Yes. और दूसरे वाला, उसमें केमिकल बॉन्ड बनना, एक चैप्टर हुआ करता था प्राचीन काल में, नाम था केमिकल काइनेटिक्स. Yes, sir. Yes. सुना होगा Yes. केमिस्ट्री में, काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स? Kinetics. काइनेमेटिक्स, वेरी गुड. Kinetics. Kinetics. वो देखो हेमल कह रही है काइनेमेटिक्स. No. Kinetic energy. ओए तू किसी और डायरेक्शन में चल पड़ा. केमिकल काइनेटिक्स की बात चल रही है बावड़े. काइनेटिक एनर्जी तो बात थी स्टेट्स ऑफ मैटर में पिछले साल. काइनेटिक एनर्जी का नहीं नामो सर, निशान नहीं था उसके कह अंदर. रहा हूँ हाँ मैं समझ गया, काइनेटिक एनर्जी. हाँ मैं समझ गया. काइनेटिक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी वाली काइनेटिक्स, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, परफेक्ट है. तो अब सुन मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनाना हो ना तो शुरू शुरू में एनर्जी देनी पड़ती है उसको, केमिकल बॉन्ड बनाना हो, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे ना यार. गोली मारो, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट क्लियर. मुझे थोड़ा सा शक रहता है आपने पता नहीं उसका रिवीजन किया कि नहीं किया, और जितनी बार रिवीजन किया तुम 2 जगह के विनर होने वाले हो, नीट के भी और 12वीं के भी, गारंटी लिखवा लो चाहे. क्लियर ना. लेकिन ये चैप्टर तुम्हें धोखा पता कैसे देगा, क्योंकि इस टर्म में आ गया अगले टर्म में गायब हो गया, तुम अगले टर्म के चक्कर में इसको पढ़ना बंद ना कर दो, ये सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा. मैं तो सीबीएसई वालों को मेल कर चुका हूं 2-3 की ना, टर्म 1 का सिलेबस भी टर्म 2 में आना चाहिए. मेरी बात नहीं मानेंगे मुझे पता है, लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया ना, क्योंकि इसका नुकसान होएगा नीट देने वाले बच्चे को. जिसने 12वीं पास करनी है उसको तो कोई मतलब ही नहीं, तो खुश हो रहा होगा बच्चा ना. तो नीट 1 का ये जो टर्म 1 है इसका सिलेबस वहां आना चाहिए, कॉपी पेस्ट होना चाहिए टर्म 2 के अंदर. नहीं तो ये यार आप और पढ़ना बंद कर दोगे, पक्की गारंटी लिखा लो आप. सॉलिड तो आ गया, सॉल्यूशन तो आ गया, बायोमोलिक्यूल तो पढ़ लिया, टेस्ट भी हो गया इसका, बोर्ड वाले ने ले लिया, अब आपने गायब कर देना, तो नीट में उसका जबरदस्त नुकसान हो जाएगा. इसलिए इनको रहना चाहिए ऑलवेज. तो कुल मिलाकर मैं क्या बोल रहा था, अगर बॉन्ड बनना है, मैं उस चैप्टर में जा रहा हूँ पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, तो भाई वो एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक था, फिर भी 500 डिग्री दिया उसको. और ये N2O2 यार 1000 केल्विन दिया उसको, 1000 डिग्री के आसपास दिया. नाइट्रोजन का ट्रिपल, ऑक्सीजन का डबल, जिससे NO बनाया था आपने. याद आया ओस्टवाल्ड मेथड से HNO3 बनाना. चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15, HNO3 का प्रिपरेशन ओस्टवाल्ड मेथड से. तो आप सोचो किसी का केमिकल बॉन्ड बनाना होगा, रिएक्शन को इनिशिएट जरूर करना पड़ता है, किसकी हेल्प से? टेम्परेचर से. हाँ शुरू शुरू में केमिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा, देन आफ्टर ये घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इज इनवर्सली टू टेम्परेचर. ठीक है भाई. Yes. आयुष के फेस पे ना अभी एक लाइट आई थी, फिर वो लाइट चली गई, इसने शायद मोबाइल को टच किया था मेरे ख्याल में. सर वो देख रहा था कितना इंटरनेट रह गया, लाइट चली गई ना, हॉटस्पॉट जलाया हुआ.
अच्छा अच्छा, मतलब मैं सही था, गलत नहीं था। माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि तेरे फेस पे लाइट आई फिर वो चली गई, तो इसका मतलब तूने पहले स्टार्ट किया फिर उसको बंद किया। हाँ जी, तो जो तुम्हारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना, अब आप समझ गए मैं क्यों वीडियो ऑन करवाता हूँ। और जिन्होंने पूरे साल से वीडियो ऑन नहीं किए, मेरा क्या लिया? मेरा क्या लिया मुझे बताओ ना, मेरा क्या लिया? नुकसान तो खुद का ही कराया है ना। तो आपने उतना नुकसान कहा है, चलो ये आपकी किस्मत में लिखा था, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें आप, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जोर मार लिया। हाँ जी, नंबर 3 पे आ रहा हूँ जी। टेम्परेचर वाली बात मैंने आपसे कर दी है, वीक बॉन्ड है, क्लियर। और एक सिंपल बात है, ये जो वीक बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो इसलिए रिवर्सिबल है। चौक पे इंक आ गई चली गई, आ गई चली गई। डिजॉर्प्शन ऐसी थोड़ी टर्म लगी होगी यार, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं, निकल से हाइड्रोजन के बॉन्ड परमानेंट बन जाते हैं, ये इरिवर्सिबल है। और चौक पे इंक भी एडजॉर्ब हो जाएगी, चौक पे हनी भी एडजॉर्ब हो जाएगा, चौक पे पानी भी एडजॉर्ब हो जाएगा, तो स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीटीपीटी निकल सिर्फ हाइड्रोजन एडजॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन। तो भी तो बोलते स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आपने एसएचई बनाया था ना, तो आयरन थोड़ी डाला था। क्या डाला था? क्या डाला था? प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है ना, इतना जल्दी जल्दी बोला, मुझे लगा कैडमियम बोल गया। वो देखो अंशिका कह रही कैडमियम बोला था सर, अब चेंज कर रहा है ये। क्या बोला था? प्लेटिनम फॉयल प्लेटिनम। हाँ, प्लेटिनम फॉइल और प्लेटिनम का वायर यूज किया था, परफेक्ट लाइन बोल रहे तो, ठीक है ना। तो क्यों किया था प्लेटिनम? क्योंकि प्लेटिनम इज द वेरी गुड एडजॉर्बर ऑफ द हाइड्रोजन। आयरन तो सोच भी नहीं सकते हम वहां, नहीं। तो ये कह रहा हूं मैं कि जो तुम्हारा केमिकल है वो तो स्पेसिफिक है, लेकिन जो तुम्हारा फिजिकल है वो नॉन स्पेसिफिक है। समझ गए पूरी बात को? चलो जी, नंबर ऑफ मोलिकुलर लेयर जो तुम्हारा फिजिकल है उसमें कई सारी बनती है, धीरे धीरे एडजॉर्प्शन कम होता जा रहा है ना। केमिकल में वैलेंसी पूरी, काम पूरा। आयुष तो लगता है गेम खेलने लग गया मोबाइल पे। अच्छा, वो उस चक्कर में होगा ना, डेटा खत्म ना हो जाए ना। गया, गली में गया। वो तो कहता था वाईफाई है मेरे पास। नहीं, यहाँ है उस हॉटस्पॉट से है, तो अगर क्लास में है तो उसका वाईफाई या फिर जो हॉटस्पॉट ये सब है तो होंगे ना, जिंदा होंगे ना। अच्छा, तुम्हारे भी उधर लाइटें वाइटें जा रखी हैं? कल 11वीं के बच्चे रो रहे थे बेचारे। यस सर। यस सर। यस कितनी देर का कट लगा? 2 घंटे। 2-2 घंटे का? अभी जस्ट मैंने एक न्यूज सर, फ्लैश होती हुई सुबह देखी से थी। शाम तक सर हमारे तो 4-4, 5-5 अच्छा, घंटे लग रहे हैं। यस सर। आयुष कहाँ से? गुरदासपुर से। यस सर। और जशन कहाँ से है? मैं भी सर गुरदासपुर। अच्छा, गुरदासपुर इतने सारे। लखवीर भी। ओए तेरी, गुरदासपुर से ये भी है सनी देओल। यस। कभी मिले ही नहीं। हैं? आपस में मिल लो यार, कम से कम एटलीस्ट पता चले क्लास में थे। हैं? तो आयुष को बावड़ा, जानता हूँ मैं। नंबर ही नहीं है सर किसी का। ले लो हमारे यार, पास तो है मेरे सर। से ले लो। एटलीस्ट तुम सारे अच्छे हो, आयुष भी अच्छा है, लखवीर भी अच्छा है, जशन भी बहुत प्यारा बच्चा है। ले लो आपस में नंबर शंबर, बात किया करो। हम्म? चलो आयुष जी, को जानता हूँ सर मैं। आयुष को जानता है? पर्सन। यस, अच्छा, मिला भी हूँ सर ऐसे। वेरी गुड है, नाइस। हाँ जी, जो एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है ना, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ईज ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने आपसे, जो गैस जितने ज्यादा लिक्विफाई हो सकती है, मोलिकुलर वेट ज्यादा होएगा, साइज ज्यादा होएगा, उतना इजीली वो एडजॉर्ब। वेंडरवाल फोर्स है पुत्र जी, वेंडरवाल फोर्स। अगर आप सुनना समझना चाहते हो, सुनो। यहां मेरे पास एक टीसी लिखा रहता है जिसको तुम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हो, ठीक हो गया। और क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है 8A अपॉन 27 RB। 8A अपॉन 27 RB, 8A अपॉन 27 RB। और जो ए यस लिखा सर। है ना पुत्र जी, ए लिखा है ऊपर, इसको हम बोलते हैं वेंडरवाल फोर्सेस। और ये बढ़ते किसके साथ है? मोलिकुलर वेट। ये बढ़ते किसके साथ में? साइज। ये बढ़ते किसके साथ में? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अब मैं पीछे चलूं, सुनो। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद ईज ऑफ लिक्विफेक्शन।
जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होएगा, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होएगा उतना उसका ईज ऑफ लिक्विफेक्शन होएगा। ये 11वीं क्लास में भी हमें सुनने को मिलता है। यस सर। जितना किसी गैस का टीसी ज्यादा, किसी गैस का ए ज्यादा, किसी गैस का साइज बड़ा, किसी गैस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस तरह उसको लिक्विड बना सकते हो। हमने पी में भी देखा था बार बार, अमोनिया का लिक्विफिकेशन आसान है, पीएच3 का नहीं है। सुनो, तो कहा क्या इसने जी, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली रिलेटेड विद ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, जबकि उसका कोई रिलेशन ऐसा है नहीं। लिक्विड मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन होना तो भाई स्पेसिफिसिटी है। आयरन पे नाइट्रोजन एडजॉर्ब हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। अब साइज बड़ा हो, वैन डर वाल फोर्सेज, हम क्या करें? केमिकल एडजॉर्प्शन, जब तक केमिकल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी तब तक कोई चांस नहीं है। यस। एक्टिवेशन एनर्जी फिजिकल में तो नहीं चाहिए, लेकिन केमिकल में तो पक्का चाहिए। भाई जब केमिकल रिएक्शन हो रही है यार, इक्का दुक्का रिएक्शन छोड़ दो, एक्टिवेशन एनर्जी तो लेस और मोर चाहिए होती है हर एक जगह पे। सरफेस एरिया दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर सरफेस एरिया नहीं होएगा ज्यादा तो एडजॉर्प्शन कहां से हो जाना है? ठीक है जी। लो, अब थोड़ी सी जिम्मेवारी आपकी है, आपने ना 2-3 मिनट लगाने हैं, ज्यादा नहीं। अगर अब आपके पास में सिनॉप्सिस पड़ा तो वहां से लगा लो, वो जिसमें सॉलिड वॉलिड चैप्टर है ना वहां से है। तो अगर यहां से देख के करना चाहते हो तो आधा मिनट इसको दिया, आधा मिनट अगले वाले में। और अगला पेज देखना, आधा मिनट इसको दिया, ज्यादा लगाना है ज्यादा लगा लेना, लेकिन समझ लेना, तब तो आएगा मजा। दिख रहा है ना? ये कितनी खतरनाक आवाजें कहां से आ रही हैं? बैकग्राउंड में जागरण हो रहा है, लगता है कीर्तन हो रहा है, किसी घर में नराते चल रहे हैं ना। आयुष के घर में चल रहा है, कीर्तन हो रहा है। और पोस्ट होस्ट है, होस्ट को म्यूट कर देते हैं अभी। ले अभी होस्ट वही था ना, श्योर। यस लखबीर को, तेरे को तो वो प्रद्युमन सिंह लग रहा है, तो सीआईडी वाला है। दया कुछ तो गड़बड़ दया है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ देखना भाई, जो 6 नंबर है उसमें मॉलिक्यूलर लेयर्स मतलब क्या है इसमें? वो पता है बच्चे क्या होता है, जैसे हम एक पहली आपने ना चौक को इंक में डाला, तो जो फास्टेस्ट मूव करता हुआ पहले लेयर बन जाएगी मॉलिक्यूल की, फिर जो खाली जगह बचेगी उस पर सेकंड लेयर बन जाएगी, फिर जो और खाली जगह बचेगी, तभी तो स्पीड घटती है ना धीरे धीरे। पहली लेयर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड रहती है, कॉन्सेंट्रेशन बड़ी ज्यादा होती है, फिर जो खाली जगह बच गई ना, थोड़े थोड़े वॉइड्स बच गई, वहां के भर जाता है, फिर थोड़ा सा और भर जाता है, ऐसे करके मल्टी लेयर्ड प्रोसेस होता है। यस। डन। हाँ जी। अब ना एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, क्या आप फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में बदल सकते हो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसका आंसर था यस। क्लियर? फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या, ध्यान से सुनना। आयरन का एग्जांपल है, ठीक है जी। आयरन अगर मेरे पास वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे हो, 83 केल्विन पे, तो नाइट्रोजन के टच में इसको लेकर आओ तो नाइट्रोजन इस पे एडजॉर्ब हो सकती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आपके घर में इतना आयरन पड़ा होगा, ऐसे थोड़ी 78% नाइट्रोजन वहीं आ गई, नो एडजॉर्प्शन। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे अप्रोक्सीमेट 500 डिग्री सेंटीग्रेड या 773 केल्विन पे आओगे, तो आयरन पे नाइट्रोजन का केमिकल एडजॉर्प्शन होएगा। तो अगर पेपर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप टेम्परेचर बढ़ाकर किसी फिजिकल एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन में चेंज कर सकते हो, तो आपका आंसर है यस। ऑलवेज यस नहीं है, यस है इसका आंसर ना। भी हो सकता है कोई ना हो एडजॉर्प्शन, आपने टेम्परेचर बढ़ाया और भाई साहब फिजिकल एडजॉर्प्शन 0 हो गया, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो इनवर्सली टू टेम्परेचर है ना। लेकिन कुछ जगहों पे ये यस है, तो आप कहोगे
क्या टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एडजॉर्प्शन में केमिकल एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी डाली जा सकती है? आपने कहा हाँ जी Yes. पॉसिबिलिटी है। क्लियर ना? अब ये तो हो नहीं सकता चोक पे इंक एडजॉर्ब हुई तो टेम्परेचर बढ़ाकर आप इंक को केमिकल बॉन्ड में बदल दोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए बोल रहा हूँ ऑलवेज यस नहीं है, लेकिन आंसर यस है इसका। वी कैन चेंज द केमिकल एडजॉर्प्शन सॉरी फिजिकल एडजॉर्प्शन टू केमिकल एडजॉर्प्शन विद द इंक्रीजिंग ऑफ हीट। तो इसमें ये लिखा हुआ है सारा, पढ़ लेना आप सिनॉप्सिस खोल के, नहीं तो ये भेजूंगा आपको, उसमें से रीड कर लेना, ठीक है? Yes, sir. हाँ जी। अब एक बार पेपर में आ गया, पीएमटी में भी आ गया और आईआईटी में भी आ गया और मेन एडवांस सब जगह आ गया कि एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, तो उसका आंसर था परफेक्टली यस। इक्का दुक्का एग्जांपल ऐसे थे जिसमें ये एंडोथर्मिक है, तो हेडिंग डली, क्या हेडिंग डली? एडजॉर्प्शन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो होता है 99.9999%, लेकिन कुछ जगहों पे ये एंडोथर्मिक भी है, फिर भी फॉरवर्ड जा रहा है, तो उसको फेवर करने वाली है उसकी एंट्रोपी। मेरे साथ रहना, सुनो जी। ये आपके पास ग्लास की सरफेस है, ग्लास मतलब ग्लास, ये जो तुम्हारे घरों में शीशे लगे हुए ना ग्लास, ठीक है? उस पे जब हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन हुआ ना, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक तो अच्छी खासी एनर्जी की डिमांड करता है, 436 किलो जूल पर मोल। तो ये प्रोसेस डेल्टा जो आपके पास H है वो एंडो है। अब प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी है। व्हेन H2 मॉलिक्यूल्स चेंज टू 2H, एक मॉलिक्यूल के दो एटम बन गए, एंट्रोपी। हाँ एंट्रोपी फेवर कर गई, और एंट्रोपी फेवर करते ही एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो गया, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो गया। Yes. ठीक है जी। अब आपके Yes. सामने है जी, ऐसी किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट पे, किसी सॉलिड एडजॉर्बेंट पे आपने हाइड्रेटेड सोल्ट, जैसे आपका एलम हो गया फिटकरी, ठीक है ना? Yes, sir. उसके वाटर मॉलिक्यूल उस पे एडजॉर्ब हो गए, एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो गए, ये प्रोसेस Yes. तो एंडोथर्मिक है। सोचो ना, और एलम के पानी के मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो? टेम्परेचर देते हो, तो एंडोथर्मिक हो गया। लेकिन साथ में जो अभी लखवीर बोला था वो प्रोसेस साथ साथ में प्रोसीड कर गया, पता है कौन सा? इस पूरे प्रोसेस में पानी के मॉलिक्यूल जब निकले ना, Yes. एक मॉलिक्यूल कई सारे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, तो एंट्रोपी उसको क्या कर गई? फेवर कर गई। Yes, sir. एंट्रोपी का मतलब क्या है? रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब क्या है? केओस। और केओस का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल जब दो में बदल जाए, दो मॉलिक्यूल चार में बदल जाए, लिक्विड गैस में बदल जाए, सॉलिड लिक्विड में बदल जाए, कोई भी Yes, डिस्टर्ब sir. हो जाए, मॉलिक्यूल रिलीज हो जाए, तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो कहीं Yes, ना sir. कहीं एंडोथर्मिक एडजॉर्प्शन को फेवर कौन कर रहा था? एंडोथर्मिक एडजॉर्प्शन को फेवर कौन कर रहा था? वो था आपका Entropy. एंट्रोपी। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस बाय द सॉलिड्स। फैक्टर अफेक्टिंग, इसके तो आप स्मार्ट बच्चे हो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो सबसे पहले तो दोनों को पकड़ लिया करो, एडजॉर्बेंट Yes. और एडजॉर्बेट को। अगर आप बात करना चाहते हो एडजॉर्बेट की, तो भाई अगर गैस है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, उसके वेंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, उसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होना चाहिए, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फेवर मिलना चाहिए। क्लियर? तो मैंने बच्चों का कि ये सारा कचरा खत्म करके नीचे आ जाओ बस। SO2 का 64 मोलिकुलर वेट है, बेंट स्ट्रक्चर है, उसके बाद अमोनिया 17 है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर कर रही है। चैप्टर का नाम Yes. पी ब्लॉक। Yes, sir. HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, लेकिन मोलिकुलर वेट 36.5 है। CO2 44 है, लीनियर है, तो डाइपोल मोमेंट नहीं था बेचारा, क्या करता? उसके बाद मीथेन है, 16 मोलिकुलर वेट, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। लेकिन स्टार्ट के दो तीन चीजों को देख लो, इतना फेवर मिल जाता है आपको, हाई मोलिकुलर वेट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साइज, ये सारे के सारे फेवर कर रहे हैं किसको? एडजॉर्प्शन Adsorption. को। सारे के सारे किसको फेवर कर रहे हैं? वेंडरवाल Adsorption. कांस्टेंट एज वेल एज एडजॉर्प्शन को। Yes. ठीक है जी। सारे के सारे किसको फेवर कर रहे हैं? तीन बातें बोलूंगा अब, एडजॉर्प्शन को, अट्रैक्शन को, वेंडरवाल फोर्सेस को। Yes, sir.
अब चाहो तो आधा मिनट लगा लो इस पे, नेचर ऑफ गैस एडजोर्बेट पे, आपको लगेगा टीचर ने सब कुछ बता दिया आपको। लगाओ आधा 1 मिनट। हाँ भाई, सर लास्ट वाली 2 लाइन्स होता ना? लास्ट वाली 2 लाइन्स हमें कह रही हैं हायर इज द क्रिटिकल नहीं सर, टेम्परेचर। नीचे, उसके नीचे। नीचे, एक सेकंड रुकना, इनमें से कोई एज द chemosol as chemisorption is specific in nature, it occurs only if the gas can form chemical bond with the solid। हाँ ठीक, आयरन की सरफेस पे तुम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराना चाहते हो, मना कर देगा वो, कहते हैं जी मेरे तो जगह ही नहीं है मेरे पास, मैं यस कैसे सर, करूं। यस सर। ठीक है ना, तो उसने लिखा नेचर ऑफ सॉलिड एडजोर्बेंट। तो एडजोर्बेंट की बात समझ में आ गई आपको? यस यस सर। दीवी क्लास में है? यस सर। फीवर है तुम्हें? थोड़ा सा सर। 99.3? हाँ जी। तुम तो हाँ जी बोल गई इसमें, जैसे मैंने यहाँ बैठ के मेजर किया हो। ओ दीदी, नहीं, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है टेम्परेचर। तो मैंने कहा 99.3 कहती हाँ जी। तुम तो बड़े खतरनाक लोग हैं सारे के सारे। उसी रेंज में। उसी रेंज में है, ओके। और ये है गगनदीप कौर। यस सर। तुम्हारी शक्ल तो दिखाओ, मैंने देखी नहीं तुम्हें गगनदीप, एक बार दिखा दो फिर बंद कर देना। कहाँ गई? अच्छा तुम्हें तो देखा है, ठीक है, अब कर लो बंद, कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, यार कि बस बस में बंदा टक्कर जाए, कोई ट्रेन में टक्कर जाए, हैं, पता चल जाए ओए ये तो ना अंशिका है, देखा हुआ है, ओए ये तो अवनीत है, ओए ये तो लखवीर है, सन्नी देओल, तो पता तो चले बस कम से कम बंदे को, हैं। चलो हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ गई है। दीवी बीमार चल रही है इसलिए मैं दीवी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। नंबर 2, नेचर ऑफ द सॉलिड, उल्टा एडजोर्बेंट की तरफ आ जाते हैं। एडजोर्बेंट की तरफ, एडजोर्बेंट की तरफ, ये तो बड़ा आसान है, सरफेस एरिया बढ़ा दो, बल्ले बल्ले। तुम्हारे घर में कभी कलर हुआ है तुम्हारी घर की दीवारों पे? यस। तो देखोगे सैंड पेपर लेके ना वो रगड़ता रहता है, उसके बाद वो उसको रफ बना के फिर पेंट करता है, देखा है कभी ये? यस सर। है ना, तो क्यों करता है रबिंग? रबिंग करने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। दीवार का सरफेस एरिया बढ़ाने का तरीका होता है रबिंग करवाना। क्लियर है? जितने भी हमारे पास मेडिसिन में सिरप है वो सब कोलोइडल फॉर्म में है। क्लियर? आपने देखा होगा आजकल ना बहुत अच्छा चलन चल गया है डिस्पर्शन वाली टैबलेट का। क्लियर? मुंह में डालो और धीरे 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 घुल घुल के वो डिजोल्व हो जाएगी, डिजोल्व होने वाली टैबलेट का। उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक तो स्टोमक में जाकर क्या करेगी, वो धीरे धीरे डिजोल्व होएगी। एक होएगा कि आपकी टंग पे ही धीरे धीरे करके वो डिजोल्व होती जा रही है। ओए जपनूर ऐसे हिलो मत, मुझे चक्कर आने लग गए। हाँ जी, तो ये डोन टाइप से एक्शन ले रही थी, कहती है बोलो जल्दी से ए पिड़ू। सुनो, तो मैं कह रहा था रबिंग, एक तरीका तो रबिंग वाला हो गया, दूसरा तरीका हो गया डिवीजन वाला। अब किसी भी टैबलेट के पाउडर छोटे छोटे टुकड़े बना के लेते हो ना जब, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ने से, उसका सरफेस एरिया बढ़ने से, सरफेस एरिया एक क्वेश्चन है आपके बुकलेट के अंदर, वहां उसने एक छोटे एक क्यूब को कई सारे छोटे क्यूब में काट दिया। और उस क्वेश्चन का सबसे बड़ा ट्रिक पता है क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द लार्ज क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब। ये एक दूसरे के सामने रख देना, क्लियर है? और नए वाले का सरफेस एरिया ऐसे निकल जाता है चुटकियों में। वो किसी 10th क्लास के बच्चे को दो ना, तो वो कहते हैं यार ये तो मेरी मैथ्स का क्वेश्चन है, कि उसने एक बड़े क्यूब के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और वो कहता है जी छोटे टुकड़े का सरफेस एरिया निकालो, और कितने टुकड़े की वो दे देगा। तो 1 क्यूब का वॉल्यूम, ए क्यूब, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्मॉल क्यूब इनटू नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो एग्जैक्टली तुम में से जो क्वेश्चन पूछा खट से आंसर आ जाएगा। तुम्हारी बुक के अंदर ही क्वेश्चन है, वो बोल रहा हूं मैं आपसे ना।
कि सरफेस एरिया बढ़ाना हो तो डिवीजन करते चले जाओ। अच्छा जी, इसके अलावा तो बहुत बढ़िया सा मेथड है, प्री एडजॉर्ब्ड गैसेस को टेम्परेचर बढ़ाकर बाहर कर दो, एस्केप करा दो। चारकोल को गर्म कर दो, चारकोल को गर्म करते ही उसके अंदर जो प्री एडजॉर्ब्ड गैसें थी बाहर हो गई, तो उससे भी उसका एक्टिवेशन हो गया। अगर किसी भी एडजॉर्बेंट का नेचर पकड़ना चाहते हो तो गैस है अगर, तो उसका मोलिकुलर वेट, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका साइज वो अनब्रांच्ड होना चाहिए। लेकिन अगर तुम किसी एडजॉर्बेंट की बात कर रहे हो तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। कभी सरफेस एरिया कैसे बढ़ाएं? मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है, टुकड़े कर दो, डिवीजन कर दो, या और क्या तरीका है, रबिंग करवा दो, या और क्या तरीका है, उसको हीट कर दो तो प्री एडजॉर्ब्ड गैसेस बाहर हो जाएंगी, वो एक्टिवेट हो जाएगा। Yes. ये एक्टिवेशन के तरीके बता रहा है, डिवीजन करके क्लियर, ये रबिंग करके क्लियर। एक्टिवेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट इज कैरिड आउट बाय ए बी सी, ये तीन तरीके आ गए। टेम्परेचर वाला तरीका मैंने उसको 3 वर्ड्स में डाल दिया, बस मोर देन सफिशिएंट है। अगर तुम टाइम लगाना चाहते हो तो इसका पढ़ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं आपका, 2 मिनट हाईएस्ट, जल्दी मत करना। डन सर। इसको देखो अब, ये टेम्परेचर का ये तीसरा फैक्टर है बच्चे, इसको वो इफेक्ट मत मानना कि हाउ कैन बी एक्टिवेट द एडजॉर्बेंट। पहले नंबर पे था नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, दूसरे नंबर पे था नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, तीसरे नंबर पे है टेम्परेचर। और अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन है तो वो इनवर्सली है, अगर केमिकल एडजॉर्प्शन है तो इनिशियली वो फेवरेबल है एंड देन आफ्टर वो अपोज कर रहा है। और इसके ग्राफ भी बन जाएंगे आपके पास, ये लो जी, एक्स बाई एम टेम्परेचर का इन्वर्स जा रहा है, एक्स बाई एम पहले बढ़ा और फिर घटना शुरू हो गया। देखो जी, तो ये एक एक्टिवेशन एनर्जी पकड़कर फिर देन डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो पहला वाला ग्राफ एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिजॉर्प्शन, और दूसरा एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर ये केमिकल एडजॉर्प्शन है। बोलो जी। यस यस सर। उसके बाद वो आपसे डिस्कशन कर रहा है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्लियर है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके फिर स्टडी करना चाहता है तो इसको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब है आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोबार। सुनो ध्यान से, मेरी गलती, ये जो मैंने समझाया था ये एडजॉर्प्शन आइसोबार था, इसमें प्रेशर कांस्टेंट पड़ा हुआ था, प्रेशर कांस्टेंट पड़ा हुआ था, और टेम्परेचर और एक्स बाई एम का कोरिलेशन स्टडी कर रहे थे। अब अगला जो आएगा उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे और प्रेशर का स्टडी करोगे। इसको साइंटिस्ट के नेम से हम लोगों ने एक स्टडी की हुई है, उसको बोलते हैं फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मतलब स्टडी ऑफ प्रेशर, स्टडी ऑफ द प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लें, आप तो स्मार्ट हो सारे के सारे, सुन भी पा रहे हो। तो एक्स बाई एम डायरेक्टली टू क्या हो गया था, पी। Yes. एक चैप्टर हुआ करता था, प्राचीन काल की बात है, तो वहां ना एक चैप्टर था सॉल्यूशन, वहां गैस इन लिक्विड में एक प्रेशर का स्टडी था, उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। Henry. यस सर। है नहीं, हेनरी, हेनरी, हेनरी। हेनरी, हाँ, वही हेनरी ने बताया था जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे गैस की सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन क्या लगातार प्रेशर बढ़ाते हैं सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट टाइम के लिए? ऐसा थोड़ी होता है। एक लिक्विड का गिवन वॉल्यूम होएगा तो सैचुरेशन पॉइंट भी तो आएगा ना कहीं,
Yes, sir. मान लो अभी आपकी चौथी क्लास चल रही है ये, और अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि 9 मिनट बाद क्लास फ्री हो जाएगी, और अभी आप 4 पीरियड पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इसके बाद आपकी खाना खाने की टर्न आएगी। तो ऐसे थोड़ी अनलिमिटेड खाती जाओगे रात को 11 बजे तक, मतलब 18 रोटी खा गए एक साथ ही। इज इट? हाँ सर। 19 खा गए, 20 खा रहे, फिर अभी भूख लग रही है, कोई नहीं, अब थक गए होगे आप लोग तो छोड़ो। ऐसे नहीं होता है। शुरू शुरू में फास्ट है, एक रोटी तेज तेज खा ली, फिर थोड़ी स्लो हो गए, तीसरे में नखरे शुरू हो गए। क्लियर? इसको बोलते हैं एक्स बाई एम। इनिशियली डायरेक्टली है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा कम डिपेंडेंसी रहेगी, पावर 1/n है, और जैसे जैसे एंडिंग में आओगे तो इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से। तो कुल मिलाकर मेरे पास ग्राफ जब बनेगा तो उस ग्राफ के अंदर साफ साफ ये एक्सप्रेशन आ रखा होता है कि मुझे प्रेशर का स्टडी करना है एक्स बाई एम, तो ये ग्राफ स्टडी होएगा। इनिशियली इस एरिया में हूं मैं अगर, तो एक्स बाई एम डायरेक्टली टू द पी है, और अगर मैं इस एरिया में एंट्री कर जाऊं तो यहां थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो गई है, और जैसे ही मैं इस जोन में एंट्री करूंगा तो यहां डिपेंडेंसी एक्स बाई एम पी इंडिपेंडेंट हो गया है। सैचुरेशन बोलते हैं पुत्र जी। Yes, sir. यस सर। तो हमने कलेक्टिवली अपना फॉर्मूला दिमाग में रख लिया। कौन सा फॉर्मूला रख लिया जी? ये मैंने भी एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। एक्स बाई एम, ये फॉर्मूला कलेक्टिवली रख लिया हमने। ध्यान से सुनना भी 1-2 मिनट लगाकर, अब बहुत अच्छी चीज आ रही है तो गलती से भी इग्नोर मत करना। एक्स बाई एम, या तो पेज ऐड कर दूं एक पीछे, तो आपको ये लिख के समझा देता हूं। हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जनरल फॉर्मूला लिख लिया, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी पावर 1/n। जनरल हो गया, n की वैल्यू जो तुम्हारा मन करे कर लो, अगर n की वैल्यू 1 कर लेते हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 0 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। Yes. ठीक है? तो x बाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n। क्लियर? log x बाई एम log k 1/n मल्टीप्लाई हो गया log p। Yes. अब अगर मुझे कोई इसका कंपैरिजन करने के लिए बोल दे तो मैं c प्लस एम एक्स या mx प्लस c ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। आप समझदार हो, सारे के सारे फिजिक्स पढ़ते हो। Yes. क्लियर? लो जी, यहां मैंने लोगेरिथम ऑफ p ले लिया, यहां मैंने लोगेरिथम ऑफ x बाई एम ले लिया। इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। तो आप इतने समझदार हो, काइनेटिक्स पढ़कर आए हो, ये इंटरसेप्ट हो गया। सुन रहे हो भाई? इंटरसेप्ट, Yes. Yes. यस सर। इसकी वैल्यू log k के बराबर है, Yes. और फिर ये आपके पास स्लोप आ गया, Yes. यस ये tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/n 1/n। लिख Yes. दिया गया। यस सर। अब तो क्लियर होगी बात। यस। वही समझाया आपको यहाँ पर। log x बाई एम का log p के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया, उसका जो इंटरसेप्ट है वो log k है, तो इसके पैरेलल में क्वेश्चन लिख दिया। देखना, उसने कहा जी x बाई एम कैलकुलेट करो, मैंने कहा जी कर देते हैं। कहते जी 5 atm प्रेशर है, मैंने कहा नो प्रॉब्लम। कहते जी जो स्लोप का एंगल है वो 45 है, मैंने कहा तो बल्ले बल्ले, 10 45 1, मेरे पास तो 1/n की वैल्यू आ गई। 10 45 1, Yes. तो मेरे पास तो 1/n की वैल्यू आ गई, तो बल्ले बल्ले हो गई। तो यस। जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0.3010 दे दी। तो log k बराबर 0.3010, इंटरसेप्ट तो log k होता है ना पुत्र। Yes. तो k इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 0.3010, Yes. और log 2 मतलब 0.3010, और एंटी log ऑफ 0.3010 इज 2। Two. तो मेरे Yes. पास k की वैल्यू क्या आ गई है? 2। 2. बस मैंने वहां पुट किया, और p की वैल्यू 5 atm पेपर वाला दे गया था, यस। और 1/n पावर 1 निकल चुका था। तो यस।
10 x/m की वैल्यू आ गई। Yes. क्या आप सदमे में हैं? No, sir. No, sir. चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया आपको। कैलकुलेशन ऑफ के वगैरह का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल है, ये इसका सॉल्यूशन है, और ये x/m का प्रेशर के साथ में अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ है। तो देखो जो सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन हो रहा है 195 केल्विन पे हो रहा है। जितना कम टेम्परेचर होएगा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा ज्यादा होएगा। होगी। जितना कम टेम्परेचर होएगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होएगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन उतना कम हो जाएगा। हम x/m इनवर्सली टू x/m इनवर्सली टू t, x/m इनवर्सली टू t, डायरेक्टली टू 1/t। Yes. चलो अब इसी में मैंने जो आपके दिमाग में एक बात डालनी है, अभी तक हम गैस को एडजॉर्ब करा रहे थे। अब ना जैसे वो शुरू शुरू में एग्जांपल था, मिथाइलिन ब्लू के टच में हम लोग चारकोल लेकर आए, मिथाइलिन ब्लू का कलर कलरलेस हो गया, Yes. है ना। अब अगर वही एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन में हो जाए तो बस जो पी था ना, पी प्रेशर, वहां कॉन्सेंट्रेशन लिख देना, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। हेडिंग क्या है? एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन तो क्या बना, x/m इज इक्वल टू के, पी हटा देना, c लिख देना, c पावर 1/n। Yes. कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा। अकेला पानी पड़ेगा तो एडजॉर्प्शन किस बात का होएगा? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो सरफेस उतनी ज्यादा एक्यूमुलेट करेगी, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। Yes. सब बातें वही, log x/m log k प्लस 1/n log c। ये न्यूमेरिकल है जो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसको एज ए होमवर्क रख लो, एग्जांपल 2 को आपके बुक के अंदर है, मतलब सिनॉप्सिस के अंदर। एक टर्म आती है कंपीटिंग एडजॉर्प्शन। कंपीटिंग एडजॉर्प्शन, अब ये क्या चीज है भाई? इसके लिए ना थोड़ा सा 11वीं क्लास में जाना पड़ेगा। वहां ना प्यूरिफिकेशन में एक टर्म है क्रोमेटोग्राफी। यस सर। वहां प्यूरिफिकेशन में एक टर्म है क्रोमेटोग्राफी। वहां प्यूरिफिकेशन में एक टर्म है, नाम है उसका क्रोमेटोग्राफी। तो उसमें पता है क्या होता है? यही सिलिका जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, चारकोल, फारकोल, ही डालते हो सब कुछ जो भी आपने नाम लिए थे एडजॉर्बेंट के, ठीक है ना। अब होता पता है क्या है? वो ना सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, या ऑर्गेनिक गैस होता है, या ऑर्गेनिक सॉलिड होता है, जो भी हो सबके लिए बेस्ट है। क्रोमेटोग्राफी इज गुड फॉर ऑल फिजिकल स्टेट्स। और इस पूरे सेशन में मुझे 4 दिन प्यूरिफिकेशन पढ़ाने को मिलेंगे, मैंने आपको बताया था बिल्कुल एंड में जाकर। वो 11वीं का टॉपिक है तो यहाँ पढ़ाने को मिलेगा एंड में। वैसे तो 1 दिन का टॉपिक होता है, वो 4 लेक्चर है तो दिए में वैसे कोई खास बात नहीं, वो 1 दिन में हो जाएगा आराम से, बच्चों को अगर करवाना चाहे ना। तो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, तो उस चारकोल पे, सिलिका जेल पे, कैल्शियम कार्बोनेट पे, इन सब पे ना अलग अलग जगहों पे एडजॉर्प्शन हो जाना। देखो बच्चे, हर कंपोनेंट की अपनी अपनी एडजॉर्प्शन पावर है। अगर मैं 3 अलग अलग कलर, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी ही आपके बोटनी के साइंटिस्ट ने की थी, रशियन था वो एक। यस सर। उस भाई ने क्या किया था, जो लीव्स के अंदर डिफरेंट आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, पिगमेंट्स, उनके Yes, sir, yes. सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी कराई थी। तब उसने जो Yes. क्रोमेटोग्राफी कराई थी वो कलर्ड सब्सटेंसेस की कराई थी, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का लिटरल मीनिंग होता है राइटिंग विद कलर्स, रंगों से लिखना। Yes. Yes, sir. बाद में इसको कलरलेस सब्सटेंसेस पे भी यूज करने लग गए। तो कुल मिलाकर उस क्रोमेटोग्राफी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एडजॉर्प्शन हुआ, ये कंपीटिंग एडजॉर्प्शन ही तो है। यस सर। अब इसको पढ़ लो जल्दी से और क्लास खत्म करते हैं। अंडर सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर प्रेशर देयर इज ए कंपटीशन अमंग डिफरेंट एडजॉर्बेंट फॉर एडजॉर्प्शन ऑन द सेम एडजॉर्बेंट, मतलब कोई सिलिका जेल टाइप से आ गया। अ मोर स्ट्रांगली एडजॉर्बेबल एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट। भाई अमाउंट कितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है? Yes. जिसने एडजॉर्ब ज्यादा होना है वो होएगा, और जिसने एडजॉर्ब नहीं होना वो बाहर आ जाएगा, क्रोमेटोग्राफी में बाहर निकल जाएगा। इसी को आप लोग क्या बोलते हो? कॉम्पिटिटिंग एडजॉर्प्शन। क्लियर हुई बात ये वाली? ये एग्जांपल था इसका, आगे इसके
एप्लीकेशंस हैं वो हम कर लेंगे। वैसे तो बच्चों को हम बोलते हैं होमवर्क के फॉर्म में, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आपको कल ना। ठीक है जी, एप्लीकेशंस ऑफ द एडजॉर्प्शन को हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर हम कोलोइड पे चलेंगे फिर। तब तक आप एडजॉर्प्शन वाले पार्ट पे ट्राई कर सकते हो अपने आरपी असाइनमेंट बुक के अंदर। यस सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, ओके Thank you so much. ओके जी, ओके।